तो दोस्तों एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें कॉफिन दिखाया जाता है जिस पर कि क्रॉस का निशान था, जिससे हमें पता चलता है कि इनलीगल तरीके से अभी भी प्लेयर्स के ऑर्गन्स को बेचने का धंधा चल रहा है। दूसरी तरफ हमें प्लेयर्स को दिखाया जाता है जहां सोंग और शांग साथ में बैठे होते हैं और शांग को खाना दिया जाता है जो कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा होता। और यहां पर सोंग काफ़ी दुखी होता है क्योंकि वह सबको बचाना चाहता था परंतु ऐसा नहीं हो पाया। इन और कुछ प्लेयर मिलकर सोंग उनके पास आते हैं। तब इन सोंग से बोलता है कि मैं भी गेम को क्विट करना चाहता था लेकिन मैंने ओ दबा के गेम को जारी इसलिए रखा क्योंकि तुम इस गेम को ऑलरेडी खेल चुके हो, इसलिए हमारी बहुत हेल्प हो जाएगी क्योंकि हमें पहले से ही पता होगा कि अगली गेम कौन सी होने वाली है। जिस पर सोंग हुन बोलता है कि पिछली बार हमने डलगोना गेम खेला था जिसमें ट्रायंगल सबसे ज्यादा इजी होता है और वो बाकी सारे शेप के बारे में बताता है। जिस पर इन्हो बोलता है कि अम्ब्रेला चुनने वाला कोई बेवकूफ ही होगा। जिस पर सोंग हुन को याद आता है कि वह तो खुद अम्ब्रेला को चुन चुका है और यह सुनकर अंकल बोलते हैं कि इस गेम के बारे में हमें बाकी लोगों को नहीं बताना चाहिए क्योंकि ऐसे तो बाकी सब लोग ही जीत जाएंगे और हमें पैसे नहीं मिल पाएंगे। जिस पर सोंग हुन बोलता है कि नहीं, मैं ऐसा चाहता हूँ कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जिंदा रहे। और इधर हम देखते हैं कि गोंग डेनी को आकर अपना खाना देती है और बताती है कि मुझे पता है कि तुम प्रेग्नेंट हो और ऐसी हालत में तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। और आगे वह बताती है कि उसने बहुत लोगों की डिलीवरी करवाई है, तो अगर तुम्हें कुछ भी दर्द होता है या कैसा भी तो तुम मुझे बता सकती हो। अब इतने में ही पार्क आता है और गोंग को लेकर वहाँ से निकल जाता है। यहाँ इन सोंग के पास आकर बैठता है और वह बताता है कि अगर तुम गेम को जीत गए थे और इतने सारे पैसे तुम्हारे पास थे तो तुम यहाँ पर वापस क्यों आए। जिस पर सोंग बोलता है कि नहीं, वह पैसे मेरे नहीं बल्कि वह उन लोगों की कीमत है जिन्होंने इस गेम में अपनी जान को गंवाया है और वह मेरे बहुत ही ज्यादा करीबी थे। तब सोंग इनसे बोलता है कि तुम चाहते तो सबको गेम से बाहर भेज सकते थे और तुम्हारे ही वोट के बिना पे सब लोग घर जा सकते थे। जिस पर इन्हों बोलता है कि सिर्फ मैं ही अकेला नहीं था जिसने वो उस बटन को दबाया था जिससे कि गेम आगे जारी रहे, बल्कि ऐसे बहुत से थे जो इस गेम को खेलना चाहते थे। वैसे भी इनमें से बहुत सारे लोग घर पर जाना ही नहीं चाहेंगे क्योंकि उनकी जिंदगी वैसे भी खत्म हो चुकी है। यहाँ पर ली नाम का एक लड़का आता है और वो सोंग हुन से बोलता है कि मैं आपकी टीम को ज्वाइन करना चाहता हूं क्योंकि आपने जैसे पहले गेम में लोगों की मदद की, मैं तब से आपका फैन हो गया हूं। और सोंग उसके हाथ पर मरीन का टैटू देख लेता है जिससे वह अपने हाथ का भी टैटू दिखाते हुए बताता है कि वह भी मरीन का एक एक्स सोल्जर है और तुम हमारी टीम का अब से हिस्सा हो। इतने में ही हम थेनोस को देखते हैं। वह जैक के पास आता है जो कि एक यूट्यूबर था और वह क्रिप्टो के बारे में वीडियो डालता था जिससे कि वह लोगों को पैसे कमाई के जरिए के बारे में बताता था। लेकिन एक गलत इन्फॉर्मेशन पर बहुत सारे कोरियंस का पैसा डूब जाता है जिसमें कि एक थेनोस भी होता है। जिस पर थेनोस उसे धमकी देता है कि मैंने तुम्हारी बिना पे बहुत सारे पैसे गंवाए हैं, इसलिए अब इस गेम को खेलो और मुझे पैसे कमा कर दो क्योंकि यह मेरा तुम्हारे ऊपर कर्जा है। जिस पर वह दोनों जैक को बुरी तरीके से मारने लगते हैं। इसी बीच में इनो भी आ जाता है और क्योंकि वहाँ पर मौजूद किसी को भी पता नहीं होता कि यही फ्रंट मैन है तो इसलिए थेनोस और उसका साथी इनो पर भी हमला कर देता है। लेकिन इनो उन्हें बुरी तरीके से पीटता है जिससे सब लोग उसकी प्रशंसा करने लगते हैं। इसके बाद इनो सीधा हो सोंगी हुन के पास जाता है और बोलता है कि मैंने जिस तरीके से तुमसे बदतमीजी की उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। जिस पर सोंग हुन भी बोलता है कि मुझे भी आपको उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए था। यहाँ पर हमें इनहो की बैक स्टोरी पता चलती है जहाँ वह बताता है कि उसकी बीवी बीमार है और वह प्रेग्नेंट भी है जिससे कि वह उसे अबॉर्शन के लिए बोलता है। लेकिन वह बोलती है कि इससे अच्छा तो मैं मरना पसंद करूँगी, इसलिए मैंने काफ़ी सारे लोगों से कर्जा लेकर रखा था लेकिन वह इतना काफ़ी नहीं हुआ। तब एक भला आदमी मेरी मदद करता है मेरी ड्यूटी के टाइम पर सबको लगता है कि मैं उससे रिश्वत ले रहा हूँ। इसी गलतफहमी के चलते इतने साल ईमानदारी से ड्यूटी करने के बावजूद भी मुझे वहाँ से निकाल दिया जाता है। और साथ ही मैं तुम्हारी बात भी समझता हूँ कि इस मौत के गेम से पैसे कमाना सही नहीं है, मगर इसके अलावा मेरे पास दूसरा कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे इस समय पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। साथ ही हमें दिखाया जाता है कि कैसे गार्ड मरे हुए प्लेयर्स के अंगों को निकाल रहे हैं जिसमें एक गार्ड बोलता है कि क्या हम इतना करने के बावजूद बस एक ही अंग को निकाल पाए। जिस पर डॉक्टर बोलता है कि हाँ, क्योंकि बाकी सारे ही लोगों को जिंदा होने चाहिए थे, वह जिंदा नहीं थे, उन्हें हेडशॉट मार के पहले ही मार दिया गया था जिसके चलते उनके अंग पहले ही खराब हो चुके थे। इसलिए दूसरा गार्ड पूछता है कि आखिरकार यह गद्दार कौन है हमारे बीच। तब उनमें से एक गार्ड ब्लैक मास्क वाले से बात करता है, वहाँ मौजूद सारी सिचुएशन को समझाता है और बताता है कि 11 सबको ही मार रही हैं हेडशॉट से, जिससे कि हमारा यह प्लान चौपट हो रहा है। तब वह ब्लैक मास्क वाला मे को अपने पास बुलाता है और उसे मास्क उतारने के लिए बोलता है और बताता है कि तुम हमारे काम में दखल अंदाजी कर रही हो। जिस पर मैं
बोलती है कि सर मैं बस अपना काम कर रही थी, उन लोगों में अभी भी जान बाकी थी जिससे कि मैंने उन्हें मुक्ति दी। वहीं ब्लैक मास्क वाला आदमी उसे उसकी बैक स्टोरी याद दिलाता है कि कैसे वह मरने की हालत में थी और उसने उसकी जान बचाई थी, बावजूद इसके कि वह एक स्नाइपर से अपने पूरे नॉर्थ कोरिया की मिलिट्री टीम को मारकर आई थी और उसी लड़ाई में तुम मरने की हालत में थी और साथ ही मुझे यह भी पता है कि तुमने वहीं पर अपनी बेटी को भी खो दिया था। तब मैं उस ब्लैक मास्क वाले से यह बोलकर चली जाती है कि सर जो मुझे काम दिया गया है मैं वही काम कर रही हूँ, मेरा काम है जिंदगी से हारे लोगों को मुक्ति देना, मगर लगता नहीं कि आप अपना काम याद रख रहे हैं। और यह बोलकर वह वहाँ से निकल जाती है। इधर हमें जुनहो दिखाया जाता है जो सीनियर ऑफिसर के साथ मिलकर अपने कमिश्नर को कन्विंस कर रहा होता है। वह बताता है कि इस बार हम उस आइलैंड को ढूंढने के काफ़ी ज़्यादा नज़दीक हैं और इस बार मेरा एक दोस्त है जिसने अपनी जान दाव पर लगा रखी है, लेकिन उसका कमिश्नर कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा होता और वह उसे मेंटली डिस्टर्ब बोलकर वहाँ से चला जाता है और उस इस्तीफे को मंजूर करने के लिए बोल देता है। इधर कैप्टन कामी डेविड से बोलता है कि क्योंकि 2 दिन तक तूफान बताया गया है तो इसलिए हम समुद्र में नहीं जा सकते, जिस पर डेविड उसे शोंगहुन के बारे में बताने लगता है, जिसके जवाब में कैप्टन बोलता है कि हाँ मुझे जुनहो ने उसे बताया था, वह वही है ना जिसने पिछली बार गेम को जीता था। जिसके बाद में यहाँ पर डेविड उसे सारी सच्चाई बता देता है। दूसरी तरफ हमें आइलैंड पर दिखाया जाता है कि सेकंड गेम स्टार्ट हो चुकी है और शोंगहुन अब लाइन में लगा हुआ है। यहाँ वह सबसे आसान ट्रायंगल को चुनता है, लेकिन वह काफ़ी ज़्यादा उलझा हुआ होता है। इसके बाद में वह सारे प्लेयर्स ही उसे दोष देने लगते हैं, लेकिन तभी शोंग की आँख खुल जाती है और वह यह सिर्फ एक सपना होता है। इधर डेनी जो कि प्रेग्नेंट थी वो अब जेक के पास जाती है। असल में जेक ही डेनी के बच्चे का बाप होता है और वह यह भी बताती है कि कैसे उसके कहने पर उसने अपने सारे पैसे क्रिप्टो में लगा दिए थे और वह भी डूब चुके हैं, जिस पर जेक बोलता है कि तुम तो अबॉर्शन कराने वाली थी ना, लेकिन यह तुमने क्या कर दिया। अब जेक डेनी और उसके बच्चे के लिए परेशान हो जाता है, लेकिन तभी दूसरी गेम की अनाउंसमेंट हो जाती है और सारे ही प्लेयर्स रेडी होने लगते हैं। अब सारे ही प्लेयर्स जैसे ही ग्राउंड में आते हैं तो शोंगहुन देखता है कि यह गेम बिल्कुल भी वैसी नहीं है जैसी उसने खेली थी, यह कुछ अलग ही है। और जैसे ही वह यह दूसरे लोगों को बताता है तो वहाँ जो अंकल होते हैं वह उस पर भड़कने लगते हैं कि तुम तो बिल्कुल भी काम के नहीं हो और उसे मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन उसके बीच में इनो आ जाता है, जिसके बाद में अनाउंसमेंट होती है कि तुम लोगों को 5 लोगों की टीम बनानी होगी और सारे ही प्लेयर्स टीम के लिए 5 लोगों को ढूंढने लगते हैं। अब शोंग की टीम में इनो, शेंग और ली आने के लिए तैयार हो जाते हैं, इसलिए इन्हें बस एक ही प्लेयर की जरूरत है। इधर जेक डेनी से आकर बोलता है कि तुम्हें मेरी टीम में होना चाहिए, जिस पर डेनी साफ मना कर देती है कि मुझे तुम्हारी जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब जेक अपनी सफाई में कुछ बोलता है पर डेनी उसे बिना सुने ही वहाँ से चली जाती है। इधर शोंग की टीम में एक और मरीन सोल्जर आने के लिए रेडी था, लेकिन तभी वहाँ पर डेनी आ जाती है और वह बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और कोई भी मुझे अपनी टीम में लेने के लिए रेडी नहीं है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे अपनी टीम में ले लीजिए। तब उन लोगों ने अपनी टीम में डेनी को ही लेने का डिसाइड किया। इधर पार्क और गो के सामने केट और मेडी आ जाते हैं, जिसके साथ में वह अपनी टीम अप कर लेते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वह ज्योतिषी आ जाती है और वह ज़बरदस्ती उनकी 5वीं मेंबर बन जाती है। अब आगे सारी ही टीम को रूल समझाए जाते हैं। हर टीम के प्लेयर के पैरों को आपस में बांधा जाएगा, जिसके बाद में उन्हें 5 गेम्स खेलनी होंगी जो कि हर एक 10 मीटर पर होंगी। जैसे कि एक गेम पूरी करेंगे वैसे ही वह अगली गेम के लिए बढ़ सकते हैं। फिर उन गेम्स के नाम बताए जाते हैं, जिन्हें देखने के बाद में वह लोग सोचते हैं कि यह तो बच्चों जैसे ही आसान गेम है। तब सारी ही टीम के मेंबर आपस में डिसाइड करते हैं कि कौन किस गेम को खेलने में ज़्यादा एक्सपर्ट है, वह वही गेम खेलेगा। कुछ देर बाद में सबसे पहले 2 टीमें तैयार हो जाती है और जैसे ही वह टीमें आगे बढ़ती है तो पहली टीम जो होती है वह दागजी खेलती है। और दोस्तों इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। दोस्तों यह एपिसोड आपको कैसा लगा, बने रहिए हमारे साथ। इसके दूसरे एपिसोड के लिए वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ हमारे चैनल पर।